फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं, 1D डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म। इसमें ये फोरियर या फिर फोरियर नहीं, इसको फोरिया कहते हैं। इनका नाम जो था वो फोरिया था, और क्योंकि इसको 4 ईयर मतलब 4 साल इस तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं, तो ये इन्वेंट किया गया था फोरियर एनालिसिस। किसके लिए? इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए हीट इक्वेशन। एक्चुअली फोरियर एनालिसिस का इजाद और उसका जो उत्पत्ति है वो इसलिए हुई थी। ओरिजिनल एप्लीकेशन वाज टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ हीट व्हेन बोरिंग अ कैनन बैरल। अगर कोई कैनन बैरल को बोर करना है तो कितनी फ्लो ऑफ हीट है, उसके लिए फोरियर एनालिसिस बनाई गई थी। मेन आइडिया ये है इसका। फोरियर क्या, फोरियर बोलूंगा मैं, वैसे इसको फोरिया बोलते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फोरिया है। तो मेन आइडिया इसका है, एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ईच मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंट कोशेंट। तो फोरियर सीरीज है क्या कि जो भी पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक मतलब जो एक इंटरवल के बाद रिपीट हो, तो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। और कोई भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है उसको हम सम ऑफ साइंस और कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और भी इसके जो आगे की बात है वो ये है कि अगर आपको इनफ टर्म्स दिए जाएं, मतलब इतने टर्म्स दिए जाएं फोरियर के टर्म्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन है उसको आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली। मतलब जो फंक्शन जिससे वो टर्म्स बने उसको आप क्लियरली बता सकते हैं कि क्या फंक्शन हुआ होगा, और आराम से फंक्शन को रिकवर भी किया जा सकता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जा रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस आप अपने स्पेशल डोमेन में ला सकते हैं। तो इसका देखिए, ये आपका एक सिग्नल है, और इस सिग्नल को ये सिग्नल देखिए, इसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की बात जहां तक आ गई, तो फोरियर सीरीज जैसे मैंने बताया आपको, साइन और कॉस का जोड़ होता है, इज द सम ऑफ साइन एंड कोसाइंस। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस्तेमाल करके। जैसे जे होता है, जे इज नथिंग बट, या आई कई जगह कहा जाता है, आई इज इक्वल टू √-1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू आर प्लस आई जे, या फिर दिस जे कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई, क्योंकि यहाँ पर आई लिया हो गया कैपिटल, इसलिए हम इसको जे ले रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। सारी कहानी यही है। और यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है इसका, e to the power j थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो ये जिसकी जगह हम डायरेक्ट e की पावर j थीटा लिख सकते हैं, तो c इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c e to the power j थीटा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होता है। देखिए इसमें ये थीटा है, ये आपका c है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, आर माइनस जे थीटा। आर प्लस जे थीटा का कॉम्प्लेक्स होता है कॉन्जुगेट आर माइनस जे थीटा। और मैटलैब के फंक्शन से हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स है, CONJ है, एब्सोल्यूट एंगल है, इन सबसे आप निकाल सकते हैं। तो अगर फोरियर सीरीज की बात करें तो उसको इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए फोरियर सीरीज ऐसी होती है, CN जो मैंने आपको कॉन्स्टेंट बताया, e to the power माइनस जी 2πn/t। ये जो t है पीरियड है इसका, और ft इज जो फोरियर सीरीज। तो अगेन मैं बताता हूँ, ये सिग्मा है, मतलब समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी CN e की पावर j 2πn/t। ध्यान दीजिएगा, e की पावर j 2πn/t। ये आपको बस ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म 1D में कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FU लिखते हैं, कैपिटल FU, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल fx e की पावर माइनस j 2πux dx। ध्यान दीजिएगा x जो है वो स्पेशल डोमेन में है। फिर से मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1D का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो, और कंटिन्यूस फंक्शन जो है उसके लिए आप लिखेंगे, ये कंटिन्यूस है इसलिए इंटीग्रल लगाना पड़ रहा है। उसको किस तरीके से लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx e to the power माइनस j 2πux dx। ध्यान दीजिएगा माइनस j है। और अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अब गलती से आपको याद होगा कि मैंने यहाँ माइनस बोला था, क्योंकि अमूमन आपको याद रहता है कि जो आपका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज माइनस, और वो इसीलिए होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 5x e to the power माइनस j 2πux dx FU।
और जो आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वो एफ एक्स क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू ई टू द पावर जे टू पाई यू एक्स डी यू। बस आप ये देखिएगा, ये 2 पाई यू एक्स डी यू है यहाँ पर, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने फूरियर ट्रांसफॉर्म को फूरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर दोबारा री ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, यानी कि स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से स्पेशल डोमेन में जा सकते हैं आराम से, क्योंकि कुछ हमारे इमेज प्रोसेसिंग के फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत उसमें समय कम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं हम कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं। तो हम इसको लिखने के तरीका ये देखिए, एफ थोड़ा सा स्टाइलिश लिखा हुआ है, एफ एक्स करेंगे तो एफ यू आएगा और इसका इन्वर्स करेंगे एफ यू का तो एफ एक्स आएगा। तो एफ एक्स और एफ यू ये हम इनको फूरियर के ट्रांसफॉर्म पेयर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, हमको जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म एक बॉक्स का निकालना है या कोई, इसको हम रेक्टेंगल फंक्शन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल फंक्शन। तो इसका विड्थ है w और इसको अगर हम इस पर लगाएं तो देखिए क्या करेंगे, एफ टी ई टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू टी डी टी, ये मैंने ये भी आपको बताया था एफ यू। तो बस इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की जगह माइनस W2 बाई W2 करिए, और क्या ये जो a है a इंटू, क्योंकि एफ टी क्या है, दिस इज नथिंग बट योर a, इसका एम्पलीट्यूड ले लीजिए e टू द पावर माइनस जे 2 पाई यू म्यू टी, या जो भी x था, याद है आपको x क्या था, अब यहाँ म्यू ले लिया तो म्यू टी डी टी कर देते हैं। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सब तो बाहर ले आइए, इसका सीधा माइनस W2 से W2 तक इसका आप समेशन कर दीजिए। ये हम आप जानते हैं क्या चीज़ है, ये दिस इज नथिंग बट साइन पाई म्यू डब्ल्यू बाय पाई म्यू डब्ल्यू ए डब्ल्यू, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम सिंक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करते हैं। और आप देखेंगे, मैं इसको दिखाता हूँ, ये जो है ना ये वाला टर्म, अगर इसको हम मॉड्यूलस कर देते हैं, ये देखिए मॉड्यूलस एफ यू कर देंगे तो ये सारा नीचे वाला पोर्शन चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम सिंक फंक्शन कहते हैं, बहुत उपयोग होता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसका। अब डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म है DFT। अब सिग्नल चल रहा है, अभी तक मैंने 2D की बात नहीं कही, ये इमेज की बात ही नहीं लाई है अभी तक, क्योंकि इमेज तो डबल डायमेंशन होता है। अब ये सिंगल डायमेंशन में अगर आप जाएंगे तो फूरियर का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सिग्मा ये x का 0 से m-1 और एफ एक्स ई टू द पावर माइनस 2 पाई यू एक्स, देखिए 2 पाई यू एक्स बाय m, ध्यान दीजिएगा बाय m, ये आपको करना है इसमें। और इन्वर्स करेंगे तो बस 2 पाई, यहाँ पर 1/m आ जाएगा। अब जब आप 2D देखेंगे ना तो यहाँ पर आप 1/mn देखेंगे, और यहाँ पर 2 पाई यू एक्स, 2 पाई बल्कि x देखेंगे ब्रैकेट में, और यू एक्स बाय m देखेंगे प्लस वी वाई बाय n देखेंगे, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल आप इसको 1D की तरफ से देखिए। तो ये एफ एक्स और जो एफ यू है ये आपके दिस आर पीरियोडिक, एक डिस्क्रीट डोमेन में जिस तरीके से दिख रहा है आपको, दिस आर पीरियोडिक। और ये जो पीरियोडिसिटी है और जो कॉन्जुगेट सिमेट्री है, उसी कारण से आपका एक FFT एल्गोरिथम बना है, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो 1D फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको आप आराम से उपयोग कर सकते हैं। आप इसमें अपने मैटलैब में आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। हाँ, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपके पास जैसे मैंने बताया कि जो सिग्नल है उसमें दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, एक तो पीरियोडिसिटी है, एक सिमेट्री है। तो पीरियोडिसिटी और सिमेट्री जो कॉन्जुगेट सिमेट्री होती है, उन दोनों का उपयोग करके हम इस तरीके से उसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाते हैं DFT का, कि हम आराम से n² या m² जो हमारा रनिंग टाइम है वो आपका m log n हो जाए। ये बहुत छोटे वैल्यूज़ की तो नहीं, बड़े वैल्यूज़ के लिए एक वैल्यू किसी ने बताई थी, किसी उसमें पढ़ रहा था मैं आर्टिकल में, कि अगर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डालेंगे तो हमको 1011 साल लगेंगे, 1011 ईयर, 1011 साल। और वही जो है m log n में ये 30 सेकंड में, 30 नैनोसेकंड या 30 सेकंड में कर देता है। एग्जैक्टली तो मैं उसको नहीं यहाँ पर रेप्लिकेट कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ किस तरीके से m² और m log n में डिफरेंस होता है। तो फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म आजकल जितने भी काम होते हैं सब फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म से ही होते हैं, ये इम्प्लीमेंट भी इसी से होता है। इसमें होता क्या है, इट रिकर्सिवली डिवाइड्स प्रॉब्लम इनटू 2 एंड कंप्यूट्स ट्रांसफॉर्म इमेज। तो n/2 करते हैं इसमें, फिर n/2 का n/4 हो जाता है, n/4 का n/8 हो जाता है। तो उसमें इट रिक्वायर्स नंबर सैंपल्स टू बी
पावर ऑफ 2, इफ नॉट कैन पैड विद जीरोस। तो एफ इवन और ऑड में इसको ले लेते हैं जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और इनका अलग से एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बना के कंप्यूटेशन करते हैं। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये FFT जो मैटलैब का है ये डायरेक्ट इसको कर देता है। बस आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका ऑर्डर है m² को इसके m log n बना देता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम समझिएगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वही आपका कन्वोल्यूशन होता है आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और वाइस वर्सा। कन्वोल्यूशन को इस तरीके से लिखते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन को तो डायरेक्ट इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। तो कन्वोल्यूशन और पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन ये आपस में एक दूसरे का पूरक है। एक जगह पे स्पेशल डोमेन में एक चीज होगी तो वही दूसरी जगह पे मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन कहलाएगी। कन्वोल्यूशन एंड दीज आर एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है अलग अलग डोमेन। इसका प्रूफ इसमें भी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। प्रूफ में जिस तरीके से कन्वोल्यूशन दिखाया गया है और फूरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ देखिए एक ये कन्वोल्यूशन हुआ है। अब दिस द टर्म इन ब्रैकेट्स इन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ दिस एक्स माइनस टाउ, तो यहाँ पर टी टर्म्स में लिया गया है, और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी से अगर हम ये ले लें, ये जो टर्म है इसको रिप्लिकेट कर दिया गया यहाँ पर, तो अगर इसकी जगह ये रख दिया जाए तो हम देखेंगे कि दिस इस कन्वोल्यूशन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन इन द स्पेशल डोमेन। अब इसमें सैम्पलिंग और एलियासिंग भी एक बहुत बड़ा टर्म है, ये दोनों इसका भी एक अपना उपयोग है। जो सिग्नल है उसको हम डिजिटाइज करते हैं, उसके बाद में से श्रिंक करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसकी सैम्पलिंग बहुत आवश्यक है, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करना। सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन में आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप ध्यान रखिएगा। सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको हम अगर ये सैंपल है, अगर हमारे सैंपल हमारे पास डेंस है तो हम जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको निकाल सकते हैं। और जो सैम्पलिंग थ्योरम है जो निक्विस्ट ने कहा था वो कहता है इट सेज दैट द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी मोर देन ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ये निक्विस्ट रेट है, यानी जो सैम्पलिंग इतना होना चाहिए कि कम से कम वो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसका अगर 2 से मल्टीप्लाई करें उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। अगर इसका सैम्पलिंग रेट कम हो जाएगा तो अब आपको ज़रूर एरर मिलेगा अगर आप इसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे सिग्नल का, और इसी को रिकंस्ट्रक्शन को हम एलियासिंग कहते हैं। सैम्पलिंग मतलब पूरे सिग्नल का छोटा छोटा पार्ट लेना और उन सबको जोड़ के जो बनाना उससे हम एलियासिंग कहते हैं। तो ये बात हुई आपके 1D फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म की। तो कोई भी इसका समरी देखते हैं, कोई भी जो पीरियोडिक फंक्शन है वो आराम से हम सम ऑफ साइन और कोसाइन के तहत दिखा सकते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, और हर एक का मल्टीप्लिकेशन बाय सम डिफरेंट कोएफिशिएंट, जो हमने Cn दिखा हुआ था पहले, और जो C मैग्नीट्यूड भी देखा था हमने। और द फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसेस दिस कोसाइक्ली यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग से मैथमेटिक्स है, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था बात हुई 1D फूरियर ट्रांसफॉर्म की। अभी 2D की भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।